नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 विषय विज्ञान, अध्याय 13 ध्वनि। इसी अध्याय के पिछले वीडियो में हमने कुछ भारतीय वाद्य यंत्रों के बारे में समझा था तथा कुछ क्रियाकलापों के द्वारा ध्वनि को समझने का प्रयास किया था। मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौर की तरह गुंजन कीजिए। चित्रानुसार अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। अब आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है। मानवों में वाक् ध्वनि यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निकलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक् यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक् तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है, जैसा कि चित्र 13.8 में दिखाया गया है। जब फेफड़ों वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक् तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक् तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियों तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक् ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक् ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक् तंतु ढीले और मोटे होते हैं, आइए देखें वाक् तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। समान साइज की दो रबर की पट्टियां हम लेते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर तानते हैं। अब इनके बीच के अंतराल में हवा फूंकते हैं। जब तानित रबड़ की पट्टियों के बीच से हवा फूंकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिर्री बनी हो की सहायता से भी हम इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज को अपनी उंगलियों के चित्र की भांति पकड़ते हैं। अब झिरी के बीच से हवा फूंकते हैं और ध्वनि सुनते हैं। हमारे वाक् तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसा कि चित्र 13.9 ए व बी में दिखाया गया है। पुरुषों के वाक् तंतुओं की लंबाई 20 मिलीमीटर होती है। महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है। बच्चों के वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक् ध्वनियाँ भिन्न होती हैं। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ को सुन पाती है। उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है, इससे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। धातु अथवा कांच का एक गिलास लेते हैं। सुनिश्चित करते हैं कि यह सूखा हो। इसमें एक सेल फोन रखते हैं। सेल फोन पानी में न रखा जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहते हैं। घंटी की ध्वनि हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब गिलास के किनारों पर को अपने हाथों से सटाकर रखते हैं। अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटाकर रखते हैं, जैसा कि चित्र 13.10 में दिखाया गया है। अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत देते हैं। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुनते हैं। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की धीमी ध्वनि हो जाती है? हाँ,
गिलास को अपने मुंह से हटाते हैं, क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? तो इसका उत्तर भी है हाँ। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने एवं घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? निश्चित रूप से इनमें परस्पर संबंध है। जब वायु की मात्रा कम हो जाती है तो ध्वनि भी धीमी हो जाती है, और जब पुनः वायु पूर्ण रूप से इस गिलास में भर जाती है तो ध्वनि भी प्रबल हो जाती है। वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ध्वनि को संचरण के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। क्या ध्वनि द्रव में संचरित होती है? यह हमें ज्ञात करना होगा। इसके लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक बाल्टी अथवा स्नान टब लेते हैं, इसे स्वच्छ जल से भरते हैं, एक हाथ में एक छोटी घंटी लेते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाते हैं। ध्यान रखते हैं कि घंटी बाल्टी या टब की दीवार को न छुए। अपने कान को जल की सतह पर सावधानीपूर्वक रखते हैं। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रव में हो सकता है? आइए ज्ञात करें कि क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है। इसके लिए हमें एक क्रियाकलाप करना होगा। धातु का 1 मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ लेते हैं। इसके एक सिरे को अपने कान से सटाकर रखते हैं। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से खरोंचने या खटखटाने के लिए कहते हैं। क्या आप खरोंचने की ध्वनि सुन पाते हैं? तो निश्चित रूप से हम खरोंचने की ध्वनि को सुन पाते हैं। अपने आसपास खड़े हुए मित्रों से पूछें कि क्या वे भी इस ध्वनि को सुन पा रहे हैं? तो निश्चित रूप से हाँ, वे भी सुन पाएंगे। आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे को खुरचने के लिए कहकर भी उपरोक्त क्रियाकलाप कर सकते हैं। हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। अपने बनाए हुए खिलौना टेलीफोन को याद रखिए। क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन कर सकती है? हाँ, पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन कर सकती है। अब तक हमने सीखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं तथा कि यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती हैं। यह माध्यम गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम कैसे सुन सकते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस अध्याय का शेष भाग हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।